उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। फयाज कुर्सी से उठता हुआ बोला, राजिया के वैनिटी बैग से बरामद होने वाले सांप की वजह से मैंने तुमसे मिलना मुनासिब समझा, क्योंकि तुमने तैमूर एंड बाटले वालों की गैर कानूनी हरकत का तज़किरा किया था। राजिया कहती है कि शोरूम में जाने से पहले सांप वैनिटी बैग में नहीं था। कहती होगी, मत बोर करो, जाओ अपना काम देखो, मैं आजकल बहुत मशगूल हूँ। इस वक्त मेरे पास तलाक के 12 केसेस हैं, हर केस में कम से कम 1000 मिलने की तवक्को है। तैमूर एंड बाटले का मैनेजर तैमूर अपने शानदार मकान की शानदार स्टडी में बैठा अपनी फर्म के 2 शिकारियों से हम कलाम था। तैमूर दरअसल इस फर्म का हिस्सेदार था। दूसरा हिस्सेदार बाटले था, जो अंग्रेज था और ज्यादातर समंदरों पार ही रहकर बैरूनी तिजारत की देखभाल करता था। तैमूर एक दराज कद और कवि हैकल आदमी था। उम्र 50 के लगभग रही होगी, चेहरा अब भी पुरकशिश था। तुम दोनों, वो शिकारियों से कह रहा था, बाज़ औक़ात बहुत आगे बढ़ो, बाज़ औक़ात बहुत आगे बढ़ जाते हो। मैं उसे पसंद नहीं करता। शिकारियों में से एक, जो जवानुल उम्र और मजबूत हाथ पैर वाला था, बोला, आगे बढ़े बगैर अगर काम चल सके तो इसकी ज़रूरत ही क्या है। नहीं, अब तुम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करोगे। तैमूर के लहजे में सख्ती थी। आप अपना लहजा दुरुस्त कीजिए मिस्टर तैमूर, जवानुल उम्र शिकारी ने कहा। क्या? तैमूर इस तरह चौंका जैसे उसके सर पर बम फटा हो। चंद लम्हे इसके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ रहे थे, फिर वो यकबयक सुर्ख हो गया। तुम मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू की जुर्रत कर रहे हो? वो गुर्राया। हाँ मिस्टर तैमूर, जवानुल उम्र शिकारी मुस्कुराकर बोला, मैं बहुत बाहौसला आदमी हूँ और मैं जिंदगी भर इसी कमतर हैसियत में नहीं रहूंगा। हो सकता है 10-5 साल बाद फर्म का नाम ही बदल जाए, लोग इसे तारिक तैमूर एंड बाटले के नाम से याद करने लगे। पहले तो सिर्फ बाटले की फर्म थी, मिस्टर तैमूर इसके एक मामूली मुलाजिम थे। फिर एक दिन अचानक वो फर्म के हिस्सेदार हो गए। मैं तारिक आज एक मामूली शिकारी हूँ, हो सकता है कल। शट अप, तैमूर हलक के बल चीखा। मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ मिस्टर तैमूर, तारिक बदस्तूर मुस्कुराता हुआ बोला। तारिक, बेतुकी बातें मत करो, इसके साथी शिकारी ने दबी जबान से कहा। तुम खामोश रहो नासिर, तारिक ने उससे कहा। मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी मुलाजमत से बरतरफ कर रहा हूँ और अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तैमूर ने सख्त लहजे में कहा। मिस्टर तैमूर, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, तारिक ने अपने घटीले बाजू पर हाथ फेरते हुए कहा। अंजाम पर गौर कर लीजिएगा। तैमूर उसे फिर घूरने लगा। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? इसने पूछा। X539, तारिक आहिस्ता से बोला, लेकिन वो बराह रास्त तैमूर की आंखों में देख रहा था और इसकी आंखों में अजीब किस्म की वहशियाना चमक थी। दफतन तैमूर का चेहरा तारीक हो गया और दूसरे शिकारी नासिर ने भी ये तब्दीली महसूस कर ली। बस मिस्टर तैमूर, हमारी आज की गुफ्तगू खत्म हुई, तारिक उठता हुआ बोला। आओ नासिर। नासिर चुपचाप उठ गया और वो दोनों तैमूर के स्टडी से बाहर आ गए। पोर्च में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। तारिक ने उसकी सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। नासिर कैरियर पर बैठ चुका था। मोटरसाइकिल फराटे भरती हुई फाटक से निकल आई थी। तारिक, ये क्या किस्सा था? नासिर ने पूछा। तारिक हल्का सा कहकहा लगाकर बोला, अगर इस किस्म के किस्से हर एक की समझ में आने लगे तो हर एक तैमूर एंड बाटले का हिस्सेदार हो जाए। मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ दोस्त। मगर यार, इस वक्त तो तुमने कमाल ही कर दिया। मगर वो नंबर क्या था? जिसे सुनते ही वो बदहवास हो गया। सुनो नासिर, हम दोनों गहरे दोस्त हैं, तारिक ने कहा और खामोश हो गया। नासिर मुंतजिर था कि वो कुछ और भी कहेगा, लेकिन वो खामोश ही रहा। मैं इस जुमले का मतलब नहीं समझा, नासिर ने कहा। इसका मतलब फिर समझाऊंगा। फिलहाल एक कार हमारा ताकुब कर रही है, इसमें यकीनन तैमूर के आदमी होंगे। नासिर ने मुड़कर देखा। हकीकतन इस कार के अलावा सड़क पर दूर दूर तक कोई कार नजर नहीं आ रही थी। वहम है तुम्हारा, नासिर बुड़बड़ाया। वहम नहीं बल्कि तवक्को, तारिक ने कहा। इस गुफ्तगू के बाद तैमूर मुझे जिंदा देखना पसंद नहीं करेगा। खैर देखो, अभी मालूम हो जाएगा। दफतन तारिक ने मोटरसाइकिल एक गली में मोड़ दी, दूसरी कार भी इस गली में मुड़ गई। क्यों, अब क्या ख्याल है? तारिक ने हल्के से कहकहे के साथ कहा। ठीक है, नासिर बुड़बुड़ाया। क्या मैं तुम्हें कहीं उतार दूं? तारिक ने पूछा। वो लोग हमें रसमलाई नहीं खिलाएंगे। क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो?
नासिर ने कहा। नहीं प्यारे, मतलब ये था कि तुम्हें खतरे से आगाह कर दूं, मगर हमें यह जरूर देख लेना चाहिए कि ये कितने आदमी हैं। नासिर कुछ ना बोला। तारिक मोटरसाइकिल को गली से निकालकर दूसरी सड़क पर लाया, फिर कैफे ग्राउंड के सामने इसे रोककर मशीन बंद कर दी। दूसरी कार भी थोड़े ही फासले पर रुक गई। दोनों उतरकर कैफे ग्राउंड में दाखिल हुए। इसका हॉल छोटा ही था और ऊपर चारों तरफ गैलरी बनी हुई थी। इस तरह छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों का इंतजाम किया गया था। तारिक नीचे बैठने की बजाय ऊपर जाने के लिए जीने तय करने लगा। नासिर ने देखा कि 4 आदमी कैफे में दाखिल हुए और वो कंखियों से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। जब तक कि तारिक और नासिर ऊपर जाकर बैठ नहीं गए, वो लोग भी खड़े ही रहे। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था जैसे वो चारों तरफ नजरें दौड़ाकर अपने लिए कोई जगह मुंतखब कर रहे हों। तारिक और नासिर गैलरी की जालियों से लगकर इस तरह बैठे कि नीचे से कम इनके सर बखूबी दिखाई दे सकें। वो चारों भी बैठ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी जगह मुंतखब की थी जहां से वो बआसानी इन पर नजर रख सकते थे। तारिक आहिस्ता आहिस्ता पर्दा खिसकाकर अपने चेहरे के करीब ला रहा था। थोड़ी ही देर में इसका चेहरा पर्दे के पीछे हो गया, लेकिन नासिर अब भी नीचे वालों को दिखाई दे रहा था। नासिर, तारिक ने आहिस्ता से मुखातिब किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट तक इन्हें यहाँ रोके रखो। इसके बाद फिर तुम्हें ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तुम दंग रह जाओगे। किस तरह रोकूं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बस तुम इसी तरह बैठे रहो। मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये दरवाजा देख रहे हो? इसके जीने बावर्ची खाने में जाकर खत्म होते हैं। मैं इधर ही जाऊंगा, लेकिन नीचे वालों को यही मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम कभी कभी इस तरह देखते रहना जैसे मुझसे मुखातिब हो। तुम कहाँ जा रहे हो? बस वापस आकर बताऊंगा। तारिक गैलरी के जीनों से दूसरी तरफ उतर गया। नासिर बदस्तूर वहीं बैठा रहा। तारिक के जाने के बाद चाय भी आ गई। इस वक्त नासिर बड़ी शानदार एक्टिंग कर रहा था। वो तारिक से उम्र में बड़ा था, लेकिन कुव्वत में इसका लोहा मानता था। इसने इस अंदाज में चाय अंडेली जैसे वो साथ ही साथ अपने मुखातब से गुफ्तगू भी करता जा रहा हो। वैसे इसकी नज़र चाय की प्याली ही की तरफ हो। फिर इसने नीचे बैठे हुए आदमियों पर एक अचट्टी सी नज़र डाली। वो चारों अभी तक हॉल में मौजूद थे। 20 मिनट गुजर गए, लेकिन तारिक वापस नहीं आया। इसकी वापसी ठीक आधे घंटे के बाद हुई और वो इस तरह हाँप रहा था जैसे उसे बहुत दौड़ना पड़ा हो। क्या कराए? नासिर ने मुस्कुराकर पूछा। बस अभी देख लेना और अब उठो। वो जीने तय करके नीचे हॉल में आए, लेकिन इनके अंदाजे से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो ताकुब करने वालों से लाइल्म हो। बाहर आकर तारिक ने फिर मोटरसाइकिल संभाली। नासिर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल चल पड़ी। तकरीबन 15-20 मिनट तक वो मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। फिर तारिक ने नासिर से कहा, जरा घड़ी तो देखो, क्या वक्त हुआ है? 6:30। नासिर ने जवाब दिया। कार अब भी हमारे ताकुब में है। आखिर इसका मकसद क्या है? नासिर ने पूछा। इन्हें मालूम है कि आजकल शिकार हो रहा है और हम यहाँ से सीधे कैंप की तरफ जाएंगे। जाहिर है कि इसलिए हमें एक सुनसान सड़क से गुजरना होगा। मेरे खुदा, नासिर गड़बड़ा कर बोला, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें मार डालने के फिक्र में है। यकीनन, तारिक ने कहका लगाया, वरना हम 2 खूबसूरत तितलियां तो नहीं कि वो हमारे घरों का पता लगाने के लिए हमारा ताकुब कर रहे हैं और हम कैंप ही की तरफ जाएंगे। नासिर ने सवाल किया। यकीनन, हम वहीं जाएंगे और इसी सड़क से गुजरेंगे जिससे रोजाना गुजरते हैं। तब तुम पागल हो गए हो। परवाह न करो, सिर्फ 3 मिनट बाद तुम भी पागल हो जाओगे। यकीन आए तो घड़ी की तरफ देखते रहो और तुम्हारे पागल हो जाने की खबर सुनकर तैमूर पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा। नासिर कुछ न बोला। वो अब इस फिक्र में था कि किसी बहाने फिलहाल तारिक से पीछा छुड़ा ले, लेकिन ऐसे मौके पर अमूमन बहाना पैदा करने का कोई पहलू ही नहीं निकलता। नासिर का जहन इसी में उलझ कर रह गया। मोटरसाइकिल की रफ्तार बतदरीग तेज होती जा रही थी और अब वो कैंप ही की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ चुकी थी। नासिर का दिल धड़कने लगा। इसने मुड़कर देखा। कार भी इसी सड़क पर मुड़ी थी, लेकिन सड़क का यह हिस्सा सुनसान नहीं था क्योंकि अभी शहरी आबादी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। तारिक मच, नासिर हकलाया, लेकिन इसे अपनी हकलाहट जारी रखने का मौका न मिल सका क्योंकि दफतन एक बुलंद आवाज के धमाके ने इसके आसाब को साकित कर दिया। चौंक पड़ने की भी सकत इसमें ना रह गई।
फिर इसने बैक वक्त कई चीखें सुनी। मुड़कर देखा तो उसे थोड़े ही फासले पर आग की लपट दिखाई दी। तारिक बेतहाशा हंस रहा था और मोटरसाइकिल भागती जा रही थी। अब ये कल के अखबार में देखना कि कितने मरे और कितने जख्मी हुए। तारिक ने कहा, ये क्या हुआ? नासिर फिर हकलाया, टाइम बम इसी कार में। हाँ, मैं आधे घंटे तक झक नहीं मार रहा था, मगर तुमने ये क्या किया तारिक? मैं शिकारी हूं नासिर, बस इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। मगर इन शिकारों की खाल तैमूर के किसी काम ना आ सकेगी। तुमने इन्हें मार डाला। हाँ मेरे दोस्त, तारिक ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। सांपों को फन उठाने की मोहलत ही न देनी चाहिए, यही हमारा सबसे पहला सबक है। नासिर सन्नाटे में आ गया। इसके सारे जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना फूट रहा था। क्या तुम डर रहे हो? तारिक ने फिर कहकहा लगाया। नासिर कुछ ना बोल। इसका दिमाग खोपड़ी से निकलकर गोया हवा में तैरने लगा था। इस धमाके का असर अब भी इसके आसाब पर बाकी था, और फिर तारिक की बातें भी इस धमाके से क्या कम थीं। आज फयाज को फिर इमरान की तलाश थी, लेकिन वो अपने फ्लैट में नहीं मिला। बहरहाल इस तक पहुंचने के लिए फयाज को अच्छी खासी सुराग रसानी करनी पड़ी। वो इसे शहर के एक घटिया से शराब खाने में मिला, लेकिन फयाज ये न मालूम कर सका कि इमरान वहाँ क्या कर रहा था। हकीकत तो ये थी कि इस वक्त उसे ये मालूम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी कि इमरान वहाँ क्यों आया था। हो सकता है कि किसी दूसरे मौके पर इसे खोज पड़ गई होती, लेकिन आज तो खुद इसके ही जहन में इंतहाई हैरत अंगेज वाक़यात के तसव्वुरात उबल रहे थे। इमरान फयाज को सड़क ही पर देखकर शराब खाने से उठ गया था, लेकिन इस वक्त इसे फयाज की आमद करां ज़रूर गुजरी थी। इमरान ने सड़क पर आकर फयाज को इशारा किया कि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन फयाज इशारा ना समझकर इसी की तरफ बढ़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि इमरान दूसरी तरफ मुड़कर तेजी से चलता हुआ एक गली में घुस गया। बहरहाल बात इसी वक्त फयाज की समझ में आ गई, जब इमरान नजरों से ओझल हो गया। अब फयाज भी आहिस्ता आहिस्ता इसी गली की तरफ जा रहा था, और गली में दाखिल होकर इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, मगर इमरान का कहीं पता ना था। फयाज गली से गुजरकर दूसरी सड़क पर पहुंच गया, लेकिन अब भी इमरान कहीं नजर ना आया। फयाज को तकरीबन 1 या 1.5 मिनट तक वहीं खड़े रहकर सोचना पड़ा कि अब इसे क्या करना चाहिए। अचानक इसे एक रेस्टोरेंट की खिड़की में इमरान का चेहरा नजर आया। फयाज ने तेजी से सड़क पार की और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। क्या मुसीबत आ गई है? इमरान झुलाए हुए लहजे में बोला। इसकी झलाहट का मुजाहरा भी इंतहाई मुज़हक़ाखेज़ मालूम हुआ करता था। तुम बैठो तो यकीनन तुम इस मामले में दिलचस्पी लोगे। फयाज ने इसके शाने पर हाथ रख कर कहा। क्या है, जल्दी से बको और कुछ दिनों के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। वो लड़की राजिया अब एक नई कहानी सुना रही है। फयाज ने कहा, मगर आखिर तुम इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? फिक्र मत करो, मैं कुल्फी की तरह जमा जमा सा हूँ। तुम्हारी आंखों का कसूर है। इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला। मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट दे सकता हूँ, तब तुम जहन्नुम में जाओ। मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, तुम्हें बहुत कुछ कहना है। तुम्हें ये बताना है कि इरशाद अपने लड़कों से हाइफ था, और तुम्हें इस तस्वीर के मुतालिक बताना है जो इरशाद के बेटे नौशाद से मुशाबे है। फिर तुम मुझे इंसानी हड्डियों के एक ढांचे के मुतालिक बताओगे। ओह, तो राजिया पहले ही बता चुकी है, फयाज ने मायूसी से कहा। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम और क्या जानते हो? फयाज ने पूछा। जाहिर है मैं इतना ही जानता हूँगा जितना मुझे राजिया ने बताया होगा, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन राजिया को इसका क्या इल्म कि तुमने हड्डियों के इस ढांचे को तहखाने से निकलवा लिया है? अच्छा, फिर फयाज अपने होंठों पर जुबान फेर कर बोला, और हड्डियों के इस ढांचे को देखकर तुम्हें बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि वो हड्डियां हरगिज नहीं थीं, बल्कि तुम इस कारीगर के दिल से कायल जरूर हो। लकड़ी का पिंजर बनाकर उस पर सफ़ेद पॉलिश करना आसान काम नहीं है। काफ़ी मेहनत ज़रूर हुई होगी। क्यों, क्या ख्याल है? तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? निहायत आसानी से जिन लोगों ने तहखाने में जाने का रास्ता बनाया था, कतन गलत। इनमें से कोई भी नहीं बता सकता। वो सब मेरे महकमे के आदमी थे, फयाज ने कहा। और तुम्हारे महकमे में सब फरिश्ते हैं। उन्हें ना तो शराब से दिलचस्पी हो सकती है और ना औरत से। मेरी सेक्रेटरी रोशी को तुम क्या समझते हो? सुपर फयाज, इसने तुम्हारे एक आदमी से सब कुछ मालूम कर लिया है। फयाज कुछ ना बोला।
لیکن وہ عمران کو برابر گھورے جا رہا تھا۔ اب رہا اس تصویر کا معاملہ، تو اس کے متعلق تم مجھے بتاؤ گے، عمران نے کہا، پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا، صرف 5 منٹ اور باقی ہیں، میں خون سا مار دوں گا۔ فیاض جھنجلا گیا، مگر 5 منٹ کے اندر ہی اندر عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گیا۔ اسے توقع تھی کہ شاید عمران اسے روکے گا، لیکن وہ بدستور بیٹھا رہا۔ فیاض دروازے تک جا کر پلٹ آیا۔ میں اب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اس کیس میں دخل اندازی کی تو اچھا نہ ہوگا، فیاض نے کہا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہارے کیس ویس پر۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، مجھے تیمور اینڈ باٹلے کی فرم میں نوکری مل گئی ہے۔ فیاض بے ساختہ چونک پڑا۔ نوکری مل گئی ہے؟ اس نے متعجبانہ دہرایا۔ اور کیا، ایک نہ ایک دن عقل آ ہی جاتی۔ مہینے میں 150 روپے ملیں گے، بہت ہیں، اور کیا۔ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، فیاض نے گراموفون کے ریکارڈ کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ نوشاد کو جب یہ بتایا گیا کہ وہ اس کے باپ کے کسی چچا کی تصویر ہے تو وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ پھر اس نے بتایا کہ حقیقتاً اسی کی تصویر ہے جو اس نے قدیم لباس میں ایک مصور سے بنوائی تھی۔ اس نے مصور کا نام اور پتہ بتایا، اور مصور نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کر دی۔ تصویر کب بنوائی گئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ آج سے 10 سال پہلے۔ پھر اب تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ارشاد کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور کچھ، یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے، عمران نے کہا۔ حالات کو مد نظر رکھ کر ایک ناخواندہ کانسٹیبل بھی یہی کہہ سکتا ہے، مگر تم محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ مجھے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے، ورنہ تم خود ہی کہہ چکے کہ اچھا نہ ہوگا۔ فیاض کچھ نہ بولا، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اگر وہ پنجر لکڑی کا نہ ثابت ہوا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے لڑکے نوشاد کو پھنسانا چاہتا تھا۔ بنڈل، کیا مطلب ہے؟ فیاض اسے گھورنے لگا۔ کچھ نہیں، میں دوسری بات سوچنے لگا تھا۔ مگر وہاں تم اس معاملے کو چھپا کیوں رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ سارے واقعات اخبارات میں آ جانے چاہیے، اور خوب فیاض میری جان۔ بہترین موقع ہے، وہ ڈیلی میل کی رپورٹر ہے نا مس مونا، تم ایک بار اس پر مر مٹے تھے، پھر بات کی اطلاع مجھے نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال تم اسے فون کر کے اپنے پاس بلاؤ اور صرف اس کے اخبار کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرواؤ، پھر دیکھنا، ہائے، وہ بھی تم پر مر مٹے گی اور میں بعد کی اطلاعات سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں فی الحال اس کی پبلسٹی نہیں چاہتا، فیاض نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں ہی مس مونا کو مر مٹنے کا چانس دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ اماں لعنت ہے اس پر، لا حول ولا قوت۔ مجھے کیا، میں تو تیمور اینڈ باٹلے والی بات بھی تمہیں بتانی پڑے گی، فیاض نے کہا۔ بتا تو دیا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ خیر پرواہ نہیں، فیاض نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ 15 منٹ پورے ہو گئے۔ عمران اسے گھڑی دکھاتا ہوا بولا، لیکن میں 1 منٹ اور دے کر اتنے وقفے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم ان واقعات کی تشہیر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس سلسلے میں اس سانپ کا تذکرہ نہیں کرنا بھولو گے جو رازیہ کے وینٹی بیگ سے برآمد ہوا تھا۔ رازیہ تیمور اینڈ باٹلے کے شو روم سے نکل کر سیدھی ارشاد منزل گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچنے لگا تھا۔ آخر اس نے تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر کہا، اب میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ان واقعات کی پبلسٹی ضرور ہونی چاہیے۔ آخر اس سے ارشاد کا مقصد کیا تھا؟ گڈ، تم بہت اچھے بچے ہو، بس اب جاؤ، لیکن تم رازیہ کے وینٹی بیگ والے سانپ کے متعلق تیمور سے ضرور پوچھ گچھ کرو گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ نسخہ درد کمر کے لیے اکسیر ہے۔ پھر اترائے بکواس پر، پرواہ نہ کرو۔ ہاں، سب سے زیادہ ضروری بات تو رہ ہی گئی، اخبارات میں ان واقعات کی تفصیل آ جانے کے بعد ہی تم تیمور سے پوچھ گچھ کرو گے، اس سے پہلے نہیں۔ یار عمران، کیوں بور کر رہے ہو؟ آخر اس سے کیا ہوگا؟ ڈلیوری آسانی سے ہو جائے گی، خدا سمجھے تم سے۔ اور ہاں، تیمور اینڈ باٹلے کے آفس میں مجھ سے ملنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، سمجھے؟ بس اب جاؤ، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ لنچ کا وقفہ ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔
فیاض کے اٹھنے سے قبل عمران ہی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ٹائپسٹ لڑکی جولیا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کاغذات پر جھکا ہوا برے برے سے منہ بنا رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو اس چھوٹے سے پارٹیشن میں تنہا محسوس کر رہا ہو۔ اس پارٹیشن میں صرف 2 میزیں تھیں، ایک پر ٹائپسٹ لڑکی جولیا بیٹھی تھی اور دوسری میز اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی تھی۔ بوڑھا اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ پچھلے 4 دنوں سے 2 ماہ کی رخصت پر تھا۔ اس کی جگہ نیا اکاؤنٹنٹ آ گیا تھا۔ یہ نیا اکاؤنٹنٹ کافی وجیح، جامع زیب اور نوجوان آدمی تھا۔ پہلے دن جولیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کم از کم 2 ماہ تک تو وہ ہر قسم کی بوریتوں سے دور ہی رہے گی۔ پرانا اکاؤنٹنٹ بہت نک چڑھا تھا اور جولیا اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ نیا اکاؤنٹنٹ اس پرانے اکاؤنٹنٹ سے بھی زیادہ بور ثابت ہوا۔ وہ سارا دن سر جھکائے ہندسوں میں غرق رہتا تھا اور اس پارٹیشن میں ٹائپ رائٹر کی کٹ کٹ کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دیتی۔ پرانے اکاؤنٹنٹ کی بکواس جولیا کو گراں گزرتی تھی اور اب نئے اکاؤنٹنٹ کی حد سے بڑی ہوئی خاموشی اسے کھلنے لگی تھی۔ کبھی وہ اسے ذہنی طور پر بہت اونچا آدمی معلوم ہونے لگتا اور کبھی کبھی بالکل بدھو۔ وہ اکثر ٹائپ رائٹر پر ہاتھ روک کر اسے غور سے دیکھنے لگتی۔ اس وقت بھی وہ کام بند کر کے ہولے ہولے اپنی انگلیاں دبا رہی تھی اور اس کی نظریں اکاؤنٹنٹ پر ہی تھیں جو کاغذات میں سر جھکائے اونگ رہا تھا۔ اکثر وہ چونک کر اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگتا جیسے نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے گال میں بہت زور کی چٹکی لی اور سی کر کے بسورنے لگا۔ جولیا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس کا کہا سن کر اکاؤنٹنٹ چونک پڑا اور پھر اس کے چہرے سے کچھ اس قسم کی حجاب آمیز سراسیم کی ظاہر ہونے لگی جیسے کسی نے سرے بازار اس کے چپٹ رسید کر دی ہو۔ وہ دیکھیے، وہ ہکلایا۔ مجھے دراصل نیند آ رہی تھی اور میں نیند کو بھگانے کے لیے یہی کرتا ہوں۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو کبھی نیند ہی نہ آتی ہوگی۔ جولیا نے کہا۔ کیوں؟ واہ، آتی کیوں نہیں؟ لیکن خواب میں آپ کو ہند سے ہی نظر آتے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ آج کل ٹائپ رائٹر کی کٹ کٹ بھی سنائی دیتی ہے، اکاؤنٹنٹ نے گلوگیز آواز میں کہا۔ آپ اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں کسی کام کا نہیں تھا۔ آپ کے دوست تو بکثرت ہوں گے۔ جولیا خوامخواہ اسے باتوں میں الجھانا چاہتی تھی۔ نہیں، ایک بھی نہیں، اکاؤنٹنٹ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بات یہ ہے مس نیلیا جولیا، اس نے تصحیح کی۔ آئی ایم سوری مس جولیا، بات یہ ہے کہ مجھے دوستی کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ شرم؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ شرم دراصل اسے کہتے ہیں جو آ جاتی ہے، آتی ہے، یعنی کہ شرم۔ آپ شرم نہیں سمجھتی۔ میں نے شرم کی وجہ پوچھی تھی۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں۔ اکاؤنٹنٹ کے چہرے پر اس وقت نہ جانے کہاں سے حماقت پھٹ پڑی تھی۔ جولیا نے سوچا چلو اسی طرح وقت کٹے گا، بے وقوف آدمی بھی دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے ملا کر 7۔ آپ کو ملا کر کیوں؟ جی ہاں، اگر آپ نہ ملانا چاہیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، پھر بھی 6 باقی بچتے ہیں۔ بات یہ ہے مس مولیا ارے شاید میں غلط نام لے رہا ہوں۔ خیر، جو کچھ بھی ہو آپ کا نام، مطلب یہ ہے۔ ہاں تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا، مجھے حیرت ہے کہ آپ دوستوں کے بغیر کیسے زندہ ہیں۔ میں زندہ کب ہوں؟ اکاؤنٹنٹ نے مایوسی سے کہا۔ یقیناً آپ کے دل پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے۔ جولیا نے تشویش ظاہر کی۔ اوہ جی ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کمال ہے، کیا آپ کو علم غیب ہے؟ جی ہاں، پچھلے سال لگی تھی، بڑی پریشانی اٹھائی، 3-4 بار ایکس رے کیا گیا، لیکن مختلف ڈاکٹر کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے۔ آخر بڑی کاوشوں کے بعد معلوم ہوا کہ گھٹنے کی ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی ہے۔ اردو میں ایک مثل ہے مس جولیا کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، مگر یہ مثل غلط ثابت ہو گئی۔ اب میں ماروں آنکھ پھوٹے گھٹنا کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکی، جولیا بولی۔ یعنی آپ اس کا 1/4 بھی نہیں سمجھی؟ او معاف کیجیے گا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں سمجھی۔ آپ ہر وقت ہندسوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ جولیا مسکرائی۔ یہ میری بد نصیبی ہے مس۔ کیا نام ہے؟ جولیا، مس جولیا۔ میں اپنی عادات سے مجبور ہوں، مجھے ارتھمیٹک سے عشق ہے، لیکن مجھے ارتھمیٹک سے بڑی نفرت ہے۔ جولیا نے کہا۔ اپنا اپنا مقدر ہے، کم از کم آپ کی شادی تو ہو جائے گی۔ کیوں؟ شادی اور ارتھمیٹک سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔
मिस जूलिया, अकाउंटेंट ने एक तवील सांस ली। मैं नहीं समझ सकती। हर एक नहीं समझ सकता मिस जूलिया, आप समझाइए भी तो। मेरे लिए ये बात बिल्कुल नई होगी और मैं अपनी मालूमात में इस इजाफे के लिए हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। अच्छा तो समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी में बीवी को निस्फ बेहतर कहते हैं, यानी 1/2 बेहतर। यही बात मैंने अपनी होने वाली बीवी के बाप से कह दी थी। वो पता नहीं क्यों बिगड़ गए। मैंने कहा आप अपनी बीवी के निस्फ बरतर हैं, यानी 1 हटा दो। गालिबन आप समझ गई होंगी मिस जूलिया। ये शादी ना हो सकी और शायद कभी ना हो सके। अकाउंटेंट की आंखों से आंसू बहने लगे। जूलिया कुछ न बोली। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमदर्दी के लिए कुछ अल्फाज कहे या बेतहाशा हंसना शुरू कर दे। इधर अकाउंटेंट उंगलियों से मेज पर तबला बजाने लगा, लेकिन आंसू बदस्तूर बहते रहे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे इन आंसुओं का इल्म ही न हो। तारिक तैमूर के ऑफिस में दाखिल हुआ। तैमूर वहां तन्हा ही था। तारिक को बेधड़क अंदाज घुसते देखकर इसके चेहरे पर तफक्कुर और तरद्दुद के आसार नजर आने लगे। क्यों? तुम इजाजत हासिल किए बगैर यहाँ क्यों आए? तैमूर उसे घूर कर बोला। ओह माफ कीजिएगा जनाब, तारिक ने मुस्कुराकर कहा। मैं समझा था शायद अब इसकी जरूरत बाकी ना रही होगी। बैठ जाओ। तैमूर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। तारिक बैठ गया। तैमूर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे? जी हाँ, मैं समझ गया। ब्लैकमेल करना छिछोरे आदमियों का काम है। आपने गालिबन इन लोगों का अंजाम सुन लिया होगा जो पिछली रात मेरा ताकुब कर रहे थे। ब्लैकमेलर अमूमन बुज़दिल होते हैं। धमकी का नाम ब्लैकमेलिंग है और धमकी वही देता है जो कमजोर होता है। मैं कमजोर नहीं हूँ मिस्टर तैमूर, मैं छीन कर खाने का आदी हूँ। अभी बच्चे हो, बचपन के हवाई केलों की कोई अहमियत नहीं होती, तो आप इस पर रजामंद नहीं है? नहीं। तैमूर मेज की दराज खोलकर उसमें कुछ तलाश करता हुआ बोला, अब फर्म को तुम्हारी खिदमत दरकार नहीं है। ये लो, ये रहा नोटिस। तारिक ने इस कागज की तरफ देखने की जहमत भी गवारा नहीं की जो तैमूर ने मेज की दराज से निकालकर इसके सामने रख दिया था। लेकिन X539, तारिक आहिस्ता से बुड़बड़ाया, इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम झूठे हो, तुम्हें इसकी हवा भी नहीं लगी। खाम ख्याली है मिस्टर तैमूर। गेट आउट। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब शुक्रिया, लेकिन मेरा साथ तमाम शिकारी देंगे। मेरी अलहदगी इनकी अलहदगी होगी, समझे आप? तैमूर ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। मैं जा रहा हूँ मिस्टर तैमूर, इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, लेकिन आज शाम तक आप अपने खसारे से वाकिफ हो जाएंगे। तारिक बाहर निकल आया। बाज क्लर्कों ने उसे देखकर सर हिलाया। वो इन सब को छेड़ता हुआ, इन पर आवाज़ें कसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर वो इस पार्टीशन के सामने रुका जहाँ टाइपिस्ट गर्ल जूलिया और असिस्टेंट अकाउंटेंट बैठे थे। हेलो तारिक। जूलिया इसे देखकर चहकारी। हाउ डू यू डू जूली? ओके ओल्ड बॉय, कम इन कम इन। तारिक पार्टीशन में दाखिल होकर दरवाजे के करीब ही ठिठक गया। आपकी तारीफ? इसने नए अकाउंटेंट की तरफ इशारा करके पूछा। हमारे नए असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूलिया ने जवाब दिया। नए अकाउंटेंट का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया है और वो नजरें झुकाकर उंगली से मेज खटकाने लगा। जूलिया ने इशारे से तारिक को बताया कि वो बिल्कुल बुद्धू है। कहो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? तारिक ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा और जूलिया मुंह दबाकर हंसने लगी। अकाउंटेंट उसका हाथ झटक कर और ज्यादा शर्मा गया। जूलिया बेतहाशा हंसने लगी, लेकिन तारिक उसे संजीदगी से घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बहुत ही अहम बात सोचने लगा हो। ये बहुत जरूरी है, उसने आहिस्ता से कहा, कि यहाँ बैठने वाला हर अकाउंटेंट मेरे गहरे दोस्तों में से हो। अकाउंटेंट हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तारिक कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था कि 2 पठान चौकीदार केबिन में दाखिल हुए। ऑफिस से निकल जाओ, एक ने आगे बढ़कर तारिक का बाजू पकड़ते हुए कहा। तारिक की खूंखार आंखें इसकी तरफ उठी और वो इसका बाजू छोड़कर अलग हट गया। जाओ। वो दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर चीखा। तैमूर से कह देना ये बदतमीजी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। और फिर वो इन दोनों को एक तरफ धकेलता हुआ बाहर निकल गया। अकाउंटेंट और जूलिया हैरत से आंखें फाड़े दम बखुद बैठे रहे।
دونوں پٹھان بھی ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر جا چکے تھے۔ پھر اکاؤنٹنٹ اٹھ کر باہر جھانکنے لگا۔ پورے آفس میں مکھیوں کی سی بنبناہٹ گونج رہی تھی۔ وہ جولیا کی طرف مڑا، پھر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ یہ صاحب کون تھے؟ اکاؤنٹنٹ نے جولیا سے پوچھا۔ طارق، ایک شکاری ہے، بڑے غصے میں معلوم ہوتے تھے۔ ہاں، وہ بہت تیکھے مزاج والا اور انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ خطرناک؟ ارے باپ رے! اکاؤنٹنٹ احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکانے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس نے مسٹر تیمور کے لیے بہت سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ مسٹر تیمور کے لیے؟ اکاؤنٹنٹ نے بوکلا کر کہا۔ اب پھر ہونٹ بھینج کر کچھ سوچتے رہنے کے بعد آہستہ سے بولا، میں نے نہیں سنا تھا، ورنہ اس کا سر توڑ دیتا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن